चलिए हम लोग आज भारत के प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेली आपको एक छोटा सा क्लास आपको मिलेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, और आपके लिए भी बेहद जानकारीपूर्ण रहेगा और परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग डेली पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ जान जाएंगे इतिहास के बारे में। अभी तक आप लोगों को केवल मौखिक तौर से बताया जाता था, और यहाँ हम आपको जो बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से भी आपको डेली के डेली हम पढ़ते चलेंगे। हालांकि कुछ लोगों के पास होगी, वो लोग भी पढ़ते होंगे अपना, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी पढ़ते रहिए। हम केवल उसी चीज़ को आपको आपके सामने पेश करेंगे, केवल जो है बस वही चीज़। ठीक है। चलिए, इसमें जो पहले सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल से पहले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल है आपका। अंग्रेजी भाषा में इसको हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। यूनान भाषा जो आज का ग्रीस है, वही पहले हम लोग यूनान बोला करते थे। ठीक है। हुई है जिसका अर्थ खोजबीन द्वारा अर्जित जानकारी, मतलब हिस्टोरिया से हुई है जिसका मतलब होता है कि खोजबीन हो, खोजबीन से जो जानकारी जांच पड़ताल मिलता है। और यह अतीत घटनाओं का अध्ययन करता है, जो उन विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिन्हें मानव अनुभवों के आकार दिया और उन्हें विकसित किया। इतिहास के मुख्य तीन भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रागैतिहासिक काल हो गया, ठीक, एक आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। ये तीन। प्रागैतिहासिक काल मतलब लेखन के आविष्कार से पूर्व घटी घटनाओं का काल, मतलब उस समय का मनुष्य अभी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक युग। पत्थर, ठीक है, जिसका आमतौर पर तीन पाषाण काल के रूप में वर्णन किया जाता था। उस समय का मनुष्य पत्थरों में रहा करता था, पत्थर की गुफाओं गुफाओं में रहा करता था, उसी का हथियार बनाता था। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं उस समय का मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद आता है आपका दूसरा भाग, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य इतिहास को परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसके विभिन्न अर्थ हैं। आमतौर पर इसे प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के मध्य काल माना जाता है। मतलब ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच का कड़ी माना जाता है। माना जाता है जिसके दौरान संस्कृति और सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। मतलब उस समय संस्कृति और सभ्यता में लिखित वाला काम नहीं होता था, नहीं हुआ था, ठीक। लेकिन जिसका उल्लेख समकालीन शिक्षित सभ्यता ने लिखित अभिलेखों में मिलता है, शिक्षित सभ्यता के लिखित अभिलेखों में मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि हड़प्पा की लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सका है, यद्यपि हड़प्पा के अस्तित्व का ही हिस्सा माना जाता है। इस तरह 1500 से 600 ईसा पूर्व का मतलब हुआ जो ईसा मसीह जो हैं उनके जन्म से पूर्व का माना जाता है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, तो उस कैलेंडर में भगवान ईसा को लोग 1 तारीख को माना गया था, 1 जनवरी सन 1 को। उस सन से 1500 से 600 साल ईसा पूर्व तक की रही, ठीक। वैदिक सभ्यता में मौखिक शिक्षा का पद्धति था, जो वैदिक युग चला था। उस वैदिक युग में लोग लिखित काम नहीं होता था, सब लोग बस मौखिक होता था। जो लोग बोल देते थे वही नियम कानून हो जाता था, जो लोग कह देते थे वही उन लोगों का सब कुछ था। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया, फिर भी उन्हें आद्य ऐतिहासिक का हिस्सा माना गया। पुरातत्ववेत्ता उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल संस्कृतियों को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। पुरातत्ववेत्ता का मतलब जो खोजकर्ता थे, आर्कियोलॉजी विभाग वाले जो होते हैं, जो खोज वोज करते हैं इतिहास के बारे में जानकार, उन लोगों को पुरातत्ववेत्ता बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है इतिहास। लेखन कला के आविष्कार के बाद, जब लिखने पढ़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद और शिक्षित समाज में लिखित व पुरातत्व तात्विक साक्ष्य के आधार पर किए गए अध्ययनों से इतिहास बनता है। ठीक। उसके बाद हमारा आता है इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत। इसमें साहित्यिक स्रोत हैं और असाहित्यिक। साहित्यिक का मतलब जो लोग साहित्य लिखा उखा गया है, धार्मिक साहित्य हुआ, उपनिषद हुआ, महाकाव्य हुआ, ये सब साहित्य है। और असाहित्यिक स्रोत जैसे कि पत्थरों वत्थरों पर लिखा गया होता है, सिक्का हुआ, और मतलब वहाँ का जमीन पे पत्थरों पे लिखित चीज़ें जो मिली हम लोगों को, विदेशी यात्रियों द्वारा जो कुछ मिला हम लोगों को सिंबल, उसके आधार को असाहित्यिक स्रोत माना गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे धार्मिक साहित्य के हिसाब से, पहले साहित्यिक स्रोत, उसके बाद धार्मिक स्रोत।
तो धार्मिक साहित्य, इसमें एक साहित्यिक स्रोत में पहला है धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारतीय समय के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। जैसे चार वेद, हम लोग चार वेद जानते हैं। सबसे प्राचीन होता है ऋग्वेद। इसमें दिया है जिन्हें अक्सर 1500 से 600 ईसा पूर्व का काल निर्दिष्ट किया गया है। इनके नाम है ऋग्वेद, जिसमें मुख्यतः प्रार्थनाएं हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें प्रार्थनाएं, धार्मिक संस्कार, जादू और पौराणिक कहानियाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है इसमें धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में धर्मशास्त्र, कानूनी पुस्तकें जो विभिन्न सामाजिक समूहों के कर्तव्यों का वर्णन करती हैं, जैसे कि मनुस्मृति। जैसे कि मनुस्मृति। उसके बाद है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्य काल की राजनीति और अर्थव्यवस्था के का अर्थव्यवस्था के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला है हम लोगों का असाहित्यिक स्रोत में अभिलेख प्रशस्ति। अभिलेख प्रशस्ति में हम लोग देखेंगे पत्थरों और तांबे जैसी कठोर धातुओं पर उकेरे गए, जिसमें आमतौर पर कुछ उपलब्धियां व विचार उल्लेखित किए गए, जो हमें प्राचीन काल के विभिन्न धर्मों और प्रशासनिक नीतियों को समझने में मदद करते हैं। उस समय के लोग कागज वगज पे तो लिखते नहीं थे, पत्थरों पे अपना जो कुछ लिख दिया जाता था, नियम कानून लिख दिया जाता था, उसी से हम लोग को समझने के प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक द्वारा, सम्राट अशोक जो थे, अशोक द्वारा जारी राज्य की विस्तृत नीतियों अभिलेख व दक्कन के राजाओं सातवाहन द्वारा जारी भूमि अनुदान से संबंधित अभिलेख है। ठीक है, आज हम लोग एक पेज पढ़ लिए हैं।